हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। DECE 1 और DECE 2 की जो हमारी क्लासेस हैं वो ऑलरेडी हम कंडक्ट कर चुके हैं। अब हमारी DECE 3 और 4 की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। हमारी जो 21 सितंबर की क्लास थी वो मिस हो गई थी, इसीलिए आज हम अपनी 2 क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। ये बड़ा बड़ा लिखा। हमने अपनी जो इससे पहले की हमारी क्लास थी उसमें हम DECE 1 की असाइनमेंट के हमने एक बार क्वेश्चंस देखे थे। अब उनको सॉल्व कैसे करना है हम वो देख लेते हैं। ये है आपका DECE 1 ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज का प्रैक्टिकल मैनुअल। अब हमारा जो सेक्शन B था, सेक्शन B जो हमारा था उसमें हमें 4, 6 एंड 7 3 एक्सरसाइजेज दी हुई थी। इसमें से कोई आपको एक करनी थी, पर हम अपनी असाइनमेंट में तीनों को एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारी एक्सरसाइज 4। आपका जो एक्सरसाइज 4 है वो पेज नंबर 51 के ऊपर है। ये है आपकी एक्सरसाइज 4। ये आपकी यूनिट 2 से रिलेटेड है। ठीक है, पहले हम इसकी जो इंट्रोडक्शन इन्होंने दे रखी है पहले हम उसके बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना बताऊंगी। ठीक है बुबू, इसमें हमें क्या करना है कि जो मदर या फादर है या केयर गिवर होता है उसका इन्फेंट के साथ किस तरह का लैंग्वेज बिहेवियर है हमें ये ऑब्ज़र्व करना है। अब जो इन्फेंट है वो जो 9 से 12 महीने की उम्र का है, ठीक है, उसको हम 10 मिनट के लिए पेरेंट्स को या फादर को या केयर गिवर को बोलेंगे कि आप उनसे इंटरेक्ट करो, हमें आपको ऑब्ज़र्व करना है। तो आप इस इंटरेक्शन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आपने किया था ना वैसे कर दो। कैसे? दूसरों में भी है के साथ खेल रहा है या उसको नहला रहा है या उसको फीड कर रहा है या उसके साथ बात कर रहा है, उस इंटरेक्शन को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज किस चीज़ से रिलेटेड है ये हमें पता चल गया है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये फाइंड आउट करना कि कैसे और क्या जो केयर गिवर है वो इन्फेंट के साथ कैसे बात करता है और क्या बात करता है, कितना सेंसिटिवली वो इन्फेंट की वोकलाइजेशन को
सेंसिटिवली लेता है और क्या उसको रिस्पॉन्स करता है, और कैसे वो इन्फेंट को एनकरेज करता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है कि कैसे केयर गिवर की जो स्पीच है वो इन्फेंट को रिस्पॉन्ड करती है ना। आप यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ इसको रीड आउट कर रही हूँ। मेरा आपको ये बताने का मतलब है कि लैंग्वेज बिहेवियर में आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। जैसे कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितना का सेंसिटिवली जो पेरेंट्स हैं और बच्चे की आवाज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, और कितना वो बच्चे को कोई ना कोई काम करने के लिए एनकरेज करते हैं, कहीं इग्नोर तो नहीं करते, और कैसे जो इन्फेंट है वो केयर गिवर की स्पीच को रिस्पॉन्ड करता है। यूनिट 9 में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी कोई लैंग्वेज, जो पेरेंट्स होते हैं, जो भी कोई लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, वो एक इन्फेंट की लैंग्वेज डेवलपमेंट को बहुत इम्पैक्ट करती है। कहते आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके ही हमें बच्चे के साथ बात करना शुरू कर देना चाहिए। जो भी कोई बच्चे की वोकलाइजेशन होती है उसको रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए। जो इन्फेंट है वो अपनी कम्युनिकेशन को कैसे शुरू करता है, वो कूइंग और बैबलिंग करके अपनी जो स्पीच है उसको शुरू कर देता है। कूइंग मतलब जैसे कि बच्चा धीरे धीरे थोड़ा बोलता है, बड़बड़ाता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चा है वो शुरू कर देता है। अब इन्फेंट इसी को ही केयर गिवर को रिस्पॉन्ड करना होता है इस तरह से कि हाँ जी हमें समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। यही जो एक्सचेंजेस होते हैं, इसी से जो इन्फेंट होता है वो लैंग्वेज सीख जाता है और वापस में बात करने की स्किल भी सीख जाता है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको हेल्प करेगी कि आपके थेरेटिकल कंसेप्ट्स जो हैं वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकें, जो कि आपने रियल लाइफ सिचुएशंस में देखे हैं। कहते कि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो इन्फेंट्स हैं उनको एक रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट हमें करना चाहिए। इस एक्सरसाइज के थ्रू आप लोग एक अच्छे इन्वायरमेंट की ग्लिम्स को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इन्फेंट की लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि आपको ऑब्जर्वेशन की टेक्निक्स के साथ अपने आप को फैमिलराइज करना। अब प्रैक्टिकल मैनुअल का ये जो पहले का सेक्शन है इसमें टेक्निक्स दी हुई हैं ऑब्जर्वेशन की, आप उसके बारे में भी एक बार पढ़ लीजिएगा। उन टेक्निक्स को यूज़ करके आपको ये पता चल जाएगा कि लोगों का नेचुरल बिहेवियर कैसा होता है।
ये जो एक्सरसाइज है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी ताकि आप वो टेक्निक्स को पढ़ने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर सको और ऑब्जर्वेशन की स्किल्स को डेवलप कर सको। एक्सरसाइज से पहले आपको एक फैमिली को आइडेंटिफाई करना है जिसमें कि एक इन्फेंट हो जिसकी उम्र 9 से 12 महीने के बीच में हो, और फैमिली वो आपके नोन में भी हो सकती है, मतलब आप जानते भी हो उनको और नहीं भी, दोनों में से कोई भी आप फैमिली ले सकते हो। फिर आप लैंग्वेज डेवलपमेंट जो यूनिट 9 है उसकी तरफ आप एक नज़र मारेंगे, उसको देखेंगे। फिर आप वो सारे पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे जो कि एक ऑब्जर्वेशन को कैरी आउट करने के लिए आपको अपने माइंड में रखनी है। अब एक्सरसाइज के लिए आपको कितने टाइम की ज़रूरत है? एक्सरसाइज को आप पहले कम्प्लीटली पढ़ोगे, उसके लिए 20 मिनट्स लगेंगे। एक केयर गिवर है और बच्चा, उसको ऑब्ज़र्व करने में आपको 10 मिनट लगेंगे। फिर आप उनकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करोगे और रिस्पॉन्स शीट पे उनके एनालिसिस को लिखोगे, उसको आपको 45 मिनट्स लगेंगे। फिर कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आपको 20 मिनट्स लगेंगे। टोटल आपको 95 मिनट्स लगेंगे, मतलब 1 घंटा 35 मिनट लगेंगे। इसके बाद है केयर गिवर और चाइल्ड इंटरेक्शन के जब आप एक केयर गिवर मदर या फादर और इन्फेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको एक ऐसा टाइम चूज़ करना है जब वो इन्फेंट जो है वो एक्टिव हो। अगर इन्फेंट जो है वो सो रहा है या वो इरिटेट हुआ है, तब केयर गिवर उसके साथ जब इंटरेक्ट कर रहा है तब आपको वो टाइम नहीं चूज़ करना है उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे आप ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मदर को पूछ सकते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है जब बच्चा एक्टिव होता है तब मैं आपके घर आ सकूं। हमें केयर गिवर को ये नहीं बताना है कि आप उसकी इन्फेंट के साथ हो रही लैंग्वेज इंटरेक्शन को आपका नोट डाउन करने का प्लान है। आपने उनको एक ट्रुथफुल आंसर देना है जब आप अपना कोर्स वर्क की ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर उनको स्पेसिफिकली नहीं बताना है ये कि आप उनकी लैंग्वेज इंटरेक्शन को बच्चों के साथ नोट डाउन करेंगे। हो सकता है कि अगर आप उनको ये बात पहले बता दें तो उनका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई भी हो जाए। अगर केयर गिवर जो है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है ऑब्जर्वेशन के टाइम पे, तो आप उनको आंसर करिए, पर थोड़ा सा ब्रीफ, यानी कि ज़्यादा आप उनको जो है डीपली आंसर नहीं देना है, बस थोड़े सा जल्दी जल्दी में ब्रीफली आंसर देना है। आप अपनी जगह पर बैठिए जहाँ पर जब बच्चा और केयर गिवर जो है, पेरेंट्स जो हैं,
जब वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तब आप वहाँ पर आप बैठ सकते हैं, मतलब आपकी बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ना हो, बच्चा आपको देख ना सके कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं। आप एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए और अपने साथ एक वॉच को ले लीजिए। आप केयर गिवर और इन्फेंट की स्पीच को और उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगी इवन जब तक मदर और बच्चा जो है वो दूसरी एक्टिविटी पर भी अगर शिफ्ट कर जाते हैं फिर भी वो कंटिन्यू ही रहेगी। मदर और बच्चे को आप अनअब्रप्टली फॉलो करेंगे। मतलब बिना किसी रुकावट के आप मदर और बच्चे को फॉलो करेंगे। ऑब्जर्वेशंस की रिकॉर्डिंग के बाद आप अब्रप्टली नहीं उठेंगे, मतलब आप अचानक से नहीं उठेंगे और ना ही जाएंगे। आप राइटिंग को रोक देंगे और उस अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे कि आप प्रॉपरली मदर का थैंक यू कर सकें और फिर बाद में आप जा सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले केयर गिवर या पेरेंट्स के साथ इन्फेंट की वोकलाइजेशन को और जो पेरेंट्स हैं उनकी स्पीच को बच्चा कैसे रिस्पॉन्स करता है वो सारा आप नोट करेंगे। और उसके बाद कि दूसरे लोगों की स्पीच को भी वो कैसे रिस्पॉन्स करता है उस चीज़ को आप नोट करेंगे। अगर टाइम पर कोई और लोग भी आ जाते हैं, मान लीजिए कोई स्ट्रेंजर ही आ गया है ना, तो उसको जो बच्चे हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इन्फेंट्स के गेस्चर्स को आप नोट करेंगे, है ना, या फिर कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जैसे कि स्माइलिंग, बच्चे हंस रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, गगलिंग कर रहे हैं, गीजिंग कर रहे हैं, है ना, घूर रहे हैं, मतलब कुछ भी बच्चे कर रहे हैं और वो किस सिचुएशन को लेके ऐसा कर रहे हैं वो सब कुछ आप नोट करेंगे। केयर गिवर की स्पीच कैसी है इन्फेंट के साथ वो भी आप इसमें नोट करेंगे। अब केयर गिवर के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आप नोट करेंगे, जैसे कि गेस्चर्स, उसकी हंसी और स्माइल बच्चे के प्रति कैसी है, वो सारी चीज़ें जो है वो आप नोट करेंगे। अब सिचुएशन की डिस्क्रिप्शन जिसमें इन्फेंट और केयर गिवर जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं उसको आप सिचुएशन की डिस्क्रिप्शन को भी देखेंगे।
अभी नीचे एक एग्जाम्पल दी गई है ये समझने के लिए कि आपको क्या रिकॉर्ड करना है और कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है। ये एक 3 मिनट का सैम्पल है जो कि फादर और एक 10 महीने के बच्चे के बीच में लैंग्वेज इंटरेक्शन हुआ था। ये एक एग्जाम्पल है जिसको कि हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या नोट करना है। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है कि एक फादर जो है वो टेबल फैन को रिपेयर कर रहा है और इन्फेंट जो है वो उसकी तरफ क्रॉल करके आ रहा है। उसने अपने फादर की शर्ट को पुल किया और बैबल करना शुरू कर दिया। फादर ने बच्चे की तरफ देखा, स्माइल किया और कहा, यस, हाउ आर यू? हाँ, आप कैसे हो? आप क्या चाहते हो? फिर वो दोबारा अपने काम में लग गया। अब बच्चा क्या था, उसने फादर के घुटने को पकड़ लिया और खड़ा हो गया और उसने टूल्स तक पहुंचने की कोशिश की। उसके फादर ने उसको स्टॉप किया और खेलते हुए कहा, तो अब आप फैन रिपेयर करोगे? वेयर इज़ दीदी? दीदी कहाँ है? दीदी के साथ खेलो। वेयर इज़ शी? वो कहाँ है? वेयर इज़ दीदी? फिर उसके फादर ने पूछा। बच्चे ने रूम में इधर उधर देखा कि दीदी कहाँ है और बैबल करना शुरू कर दिया, मतलब अपने उसमें बोलना शुरू कर दिया। अब ये थी ऑब्जर्वेशन एक सिचुएशन की, है ना। ये 3 मिनट का था कि 3 मिनट के लिए ऑब्जर्व किया। फिर एनालिसिस में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखिए कि बच्चे ने बैबलिंग को यूज़ किया फादर की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। अब दूसरी एनालिसिस क्या थी, फादर ने बच्चे की वोकलाइजेशन को रिस्पॉन्ड किया। थर्ड एनालिसिस क्या था, फादर ने बच्चे के साथ कन्वर्सेशन को शुरू किया। फोर्थ क्या था कि जो फादर है वो बच्चे के क्वेश्चन को समझता है और उसको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ये सिर्फ एक 3 मिनट की ऑब्जर्वेशन थी। अब जो एनालिसिस 1 और 4 हैं वो आपको यहाँ पर ये बताते हैं कि बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसका लेवल क्या है, और जो एनालिसिस 2 और 3 है वो आपको फादर का लैंग्वेज बिहेवियर बताते हैं। इससे एग्जाम्पल से अब आपने क्या सीखा कि जैसे ये 3 मिनट की एक एग्जाम्पल दी है, इसमें उन्होंने एनालिसिस लिए। 2 एनालिसिस वो जो बच्चे के बिहेवियर लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड थे और 2 एनालिसिस वो लिए जो कि फादर के बिहेवियर लैंग्वेज बिहेवियर से रिलेटेड थे। कहते जैसे ये इंटरेक्शन 10 मिनट के लिए चलेगी, ठीक है, तो हम उससे क्या बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में और भी ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। आपने ये नोटिस किया होगा कि हमें बिहेवियर को एनालाइज
नहीं करना है, केयर गिवर की लैंग्वेज को भी एनालाइज करना है। यहाँ पर जो था लैंग्वेज बिहेवियर को एनालाइज किया ना, सिर्फ उसकी लैंग्वेज को भी एनालाइज करना है कि वो किस तरह के वर्ड्स बच्चे से बात करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये नहीं नोट किया कि बच्चा जो है वो क्रॉल करने के योग्य है और वो सपोर्ट के साथ खड़ा हो सकता है, 10 महीने का बच्चा जो था। अब आपको अपनी एक ऑब्जर्वेशन लेनी है और उसको एनालिसिस करना है। जैसे अभी ऊपर एग्जांपल हमने रीड आउट करी है, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। आप एक ब्लैंक शीट ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के 2 कॉलम्स बनाए हैं, उसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इससे जो आपका DECE 4 है ना, उसमें भी आपको ये पता चल जाएगा कि आप जैसे एक कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, उसमें से आप 3-4 जो है कंक्लूजन्स वो भी निकाल सकते हैं। अब इसमें हमने क्या क्या नोट करना था? ऑब्जर्व करना था बच्चे को और पेरेंट्स को और ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड, फिर एनालिसिस जब लिखना है और कंक्लूजन भी हमें उसका लिखना है। अब कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है? कहते हैं हम एनालिसिस तो ऑब्जर्वेशन को ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें कैसे लिखना है। अब आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, बच्चे की लैंग्वेज एबिलिटी के बारे में और मदर, फादर और केयर गिवर की बच्चे के साथ लैंग्वेज के टर्म्स में क्या इंटरेक्शन थी। आपका जो कंक्लूजन है वो किस तरह से होना चाहिए, ये कि क्या केयर गिवर जो था वो सेंसिटिव था और रिस्पॉन्सिव था बच्चे के वर्बल और नॉन वर्बल एफर्ट्स के लिए। वर्बल एफर्ट्स क्या थे? जो बच्चा बैबल कर रहा था। नॉन वर्बल एफर्ट्स क्या थे? जब बच्चा पकड़ के खड़ा हो गया, ठीक है, और उसने कमरे में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। दूसरा हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है कि क्या इन्फेंट जो है वो गेस्चर्स को यूज़ करता है, क्या वो अपनी कन्वर्सेशन को वोकलाइज करना शुरू करता है और उसके आसपास जो लोग हैं वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था। थर्ड हमें क्या लिखना है कंक्लूजन में कि क्या जो इन्फेंट है, दूसरे लोग जो उसको, जैसे उसके फादर ने उसको कहा कि दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, तो उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। इसका मतलब हमें ये भी ऑब्जर्व करना है कि क्या जो इन्फेंट है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। उसके बाद लास्ट है कि क्या जब इन्फेंट ने उनकी बात को समझा, ठीक है, तो क्या मतलब इन्फेंट को जो बोलने का उसका अटेम्प्ट था उसको एनकरेज किया जा रहा था। ये सारी बातों को ध्यान रख के आपको कंक्लूजन में एक पैराग्राफ में कंक्लूजन को लिखना है। उसके बाद थी हमारी, देखिए, फीडबैक ऑन एक्सरसाइज 4। ये फीडबैक है एक्सरसाइज 4 का, ये हमारे आपके लिए ही है, पर ये हमें फिल नहीं करवाना किसी से, ये हमारे खुद के फिल करने के लिए है। मतलब कि आपको पूछने के लिए कि क्या ये एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी, है ना, कि आपको डाटा रिकॉर्ड करने में कोई डिफ़िकल्टी हुई, क्या ये एक्सरसाइज आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। इस तरह से। इसके बाद है हमारी हमारी एक्सरसाइज 6, 4, 6 और 7 है हमारी। 3 एक्सरसाइजेज हैं, 4, 6 और 7। सबसे पहले हम वही करेंगे, 4, 5 हम बाद में करेंगे। उसके बाद हमारी आती है 6 एक्सरसाइज। अब जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज 6।
एक्सक्यूज मी। एक्सरसाइज 6 में आपको एक टॉडलर को ऑब्जर्व करना है 10 मिनट के लिए जब वो खेल रहा हो। अब टॉडलर क्या है? 1 से 3 साल की उम्र का बच्चा। ये फाइंड आउट करने के लिए कि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ किस तरह की हैं और कैसे हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है कि टॉडलर की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ किस तरह की हैं। यूनिट 8 और यूनिट 13 जो है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी है बच्चे में, जनरलाइजेशन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कंसेप्ट फॉर्मेशन की, सिंबलाइज करने की, कोई इवेंट्स को रिकॉल करना है। मतलब क्या बच्चा डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि ये बॉय है और ये गर्ल है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बच्चे में समझ है? कोई कंसेप्ट जैसे कि शेप का कोई कंसेप्ट है या किसी भी चीज़ का कोई कंसेप्ट है, क्या बच्चा उस चीज़ को समझ पा रहा है? बच्चा किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? इवेंट कोई पहले कोई बात हुई है, क्या बच्चा उसको रिकॉल कर पा रहा है? ठीक है। या फिर इमिटेशन बच्चा कर पा रहा है? बच्चे का कोई किसी भी चीज़ को लेके कोई गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है या एवं ही बस बच्चा बोली जा रहा है? इमिटेशन मतलब नकल करना, एक्सपेरिमेंटेशन है ना। और बच्चा कोई भी चीज़ को कर रहा है, क्या वो इंटेंशंस के साथ उस चीज़ को कर रहा है? ना कोई भी चीज़ को कि जो कि बच्चे के इन्फेंसी और टॉडलरहुड में डेवलप होती है। ये जो एबिलिटीज़ हैं वो बच्चे की हर दिन की एक्टिविटीज़ में रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे कि जब बच्चे खेल रहे हैं या खा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ताकि आप बच्चों को खेलते हुए ऑब्जर्व कर सकें और उसके बाद आपको उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि आप ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की स्किल्स को डेवलप करना। नेक्स्ट है हमारा बिफोर द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले हमें क्या करना है? हमें एक बच्चा आइडेंटिफाई करना है जो कि 1 से 3 साल की उम्र का हो, चाहे वो आपकी खुद की फैमिली में हो या नेबरहुड की फैमिली में है, कोई भी हो, चाहे आपके नोन में है चाहे अननोन है। दूसरा हमें एक्सरसाइज से पहले क्या करना है? हमें यूनिट 8 और 13 को एक बार रीड आउट करना है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हमें एग्जाम्पल्स को रीड करना है जो कि टेक्स्ट में दी हुई हैं, क्योंकि वही एग्जाम्पल्स आपको हेल्प करेंगी ये अंडरस्टैंड करने में कि बच्चे जो हैं वो कैसे खेलते हैं और कौन कौन सी खेल की जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं। थर्ड पॉइंट हमें क्या करना है? उससे पहले हमें वो सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में एक बार रिकॉल करना है जो हमें ऑब्जर्व करते हुए ध्यान में रखने हैं। ये आपकी सेकंड ऑब्जर्वेशन है जो कि आप करेंगे।
अगर आप ये फील करते हैं कि आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन में या आपके स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग में, तो अभी आप कर सकते हैं एक्सरसाइज को करने से पहले। कंप्लीट एक्सरसाइज को रीड आउट करने में आपको 20 मिनट्स लगेंगे। टॉडलर्स को ऑब्जर्व करने में आपको 10 मिनट्स लगेंगे। ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड और एनालिसिस को लिखने में आपको 45 मिनट्स लगेंगे। कंक्लूजन को लिखने में आपको 20 मिनट्स लगेंगे। तो टोटल हमारा जो हो गया ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का जो है टाइम हो गया। उसके बाद है ऑब्जर्विंग द टॉडलर्स प्ले। कहते कि आप एक टाइम पे अपनी ऑब्जर्वेशंस बनाइए, जब उस टाइम पे करिएगा जब टॉडलर्स जो हैं वो एक्टिव हों और खेल रहे हों। अगर आप घर पर हैं, ठीक है, तो आप टॉडलर के साथ कुछ टाइम के लिए जो कुछ टाइम है वो उनसे बात करते हुए स्पेंड कर सकते हैं या उनके साथ खेलते हुए स्पेंड कर सकते हैं। अब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चों को ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चों को कुछ ना कुछ खेलने के लिए दे दीजिए या कुछ एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए, पर कुछ टाइम के बाद आप टॉडलर को अपने साथ खेल में लगाइए और अपनी ऑब्जर्वेशन को करिए। ये पॉसिबल है कि बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे के साथ खेल सकता है। इस केस में क्या है कि आपको जो टॉडलर्स की प्ले एक्टिविटी है उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करना आप शुरू कर सकते हैं। जब आप बच्चे की ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं टॉडलर्स को खेलते हुए, तो आप टॉडलर्स के प्ले के साथ इंटरफेयर मत करिए। जो वो कर रहे हैं उनको वैसे ही करने दीजिए। पर अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है, आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं, फिर आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है अभी जो हम रीड आउट करेंगे, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपको क्या रिकॉर्ड करना है और ऑब्जर्वेशन को कैसे एनालाइज करना है। ये है आपकी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का एक एग्जाम्पल है। आदित्य इज सिटिंग ऑन द फ्लोर विद मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड हिम। कहते आदित्य फ्लोर के ऊपर बैठा हुआ था, उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे। उसने एक स्टिक को पिक किया और कई बार उसको फ्लोर के ऊपर मारा। फिर उसने एग्जामिन किया और फिर दोबारा से उसने फ्लोर के ऊपर उसको मारा और कहा ड्रम ड्रम। कई बार उसने स्टिक को पूरे जोर के साथ मारा और एक ऊंची आवाज़ जब आती थी। कई बार वो सिर्फ फ्लोर से उसके टिप को ही टच करता था स्टिक के, ताकि सॉफ्ट नॉइस आए। इससे आपने एनालाइज किया कि बच्चा जो था वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था बार बार, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, बच्चे में क्यूरियोसिटी थी और
सिंबलाइजिंग थी। ठीक है, बच्चा मतलब उसके साथ एक तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है, फिर बच्चा उसमें क्यूरियोसिटी आई, वो ये देख रहा था कि जब मैं सॉफ्टली मारता हूँ तो कैसे करता हूँ। उसके बाद है सिंबलाइजिंग का। सिंबलाइजिंग का यहाँ पर क्या मतलब है, सिंबलाइजिंग का यहाँ पर मतलब है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक्शन का उपयोग करना, है ना, वो दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए उनमें एक इमर्ज होती हुई एबिलिटी होती है। उसके बाद ये आपके लिए स्पेस दी गई है कि आप भी इसमें जो है अपना ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, एनालिसिस। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपका एंड में आएगा कि आपने कंक्लूजन क्या करना है। ये उसी तरह से फीडबैक है कि ये एक्सरसाइज आपके लिए कैसी थी, जो आपको डाटा था वो रिकॉर्ड करना डिफ़िकल्ट लगा या कैसे लगा। इसके बाद हमारी है एक्सरसाइज 7, सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज, अब हमारी है थर्ड एक्सरसाइज 7। इसमें से जो भी आपको इजी लगेगी वो आप कर सकते हैं। अब बच्चों की एबिलिटी के बारे में फाइंड आउट करना, जो कि बच्चे 3 से 3.5 साल से लेके 5.5 से 6 साल के बीच में हों, मैचिंग और कंजर्वेशन का काम करते हुए। अब इस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि बच्चों की एबिलिटीज़ के बारे में जानना, जो बच्चे 3-3.5 साल से लेके 5.5 से 6 साल की उम्र के बीच में हों। फिर ये समझना कि उनकी मैचिंग और कन्वर्सेशन से रिलेटेड एबिलिटीज़ कैसी हैं, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए किस तरह की है। अब यूनिट 18 में आप ये पढ़ चुके हैं कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की डेवलपमेंट कैसी है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आजकल के रिसर्चर हैं उन्होंने पियाजे की जो नोशन थी उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि प्री स्कूलर्स जो हैं, उसने कहा था कि प्री स्कूलर्स क्लासीफाई नहीं कर सकते, ना ही कंजर्व कर सकते हैं, ना ही सीरिएट कर सकते हैं। अब एक एक्सरसाइज के थ्रू आपको ये जानना है कि बच्चे क्या कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से पहले हमें किस किस चीज़ की तैयारी करनी है, पहले आप यूनिट 18 में अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, स्पेशली इस रेफरेंस के साथ कि कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या स्किल्स हैं। फिर हमें 2 बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। एक बच्चा जो है वो 3 से 3.5 साल की उम्र का हो और दूसरा बच्चा जो है वो 5.5 से 6 साल की उम्र का हो। हमें बच्चों के साथ रेपो बनानी है और ये इंश्योर करना है कि वो हमारे साथ कंफर्टेबल हों। जब हम एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे उससे पहले हमें उनके साथ अपनी पूरी रेपुटेशन बना लेनी है और ये भी पक्का कर लेना है कि जब हम बच्चों के साथ
एक्टिविटी करेंगे तब बच्चे जो हैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें हमारे साथ। अगर आप बच्चों को अपनी फैमिलीज़ में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए ये और भी हेल्पफुल होगा। और जो भी आपने मटेरियल को यूज़ करना है एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए, आप वो पहले ही अपने आप तैयार रखिए। फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करिए 2 बच्चों के साथ, पर सेपरेटली, अलग अलग तरीके से। अब टाइम कितना स्पेंड होगा इस एक्सरसाइज के ऊपर? इस एक्सरसाइज को पूरी को पढ़ने के लिए आपको 20 मिनट्स लगेंगे। यूनिट 18 को रेफ़र करने के लिए भी 20 मिनट्स लगेंगे। इस एक्टिविटी को बच्चों के साथ कैरी आउट करने के लिए 60 मिनट्स लगेंगे। ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए और एनालिसिस को लिखने के लिए आपको 50 मिनट्स लगेंगे। तो टोटल हमारे पास हो गए हैं 150 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। अब ये है एक्टिविटीज़ टू नो अबाउट द एबिलिटी टू मैच। कहते कि आप जानते हैं, जब आप बच्चे से मैचिंग के बारे में पूछेंगे तो आप बच्चे से ये क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे ये जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं इसमें से आप मुझे कोई 2 चीज़ें दो जो कि बिल्कुल एक जैसी दिखती हों। या आप उसको ये कहेंगे कि आप मुझे कोई भी 2 चीज़ें ऐसी दो जो कि बिल्कुल सेम लगती हैं। इस एक्सरसाइज में आप बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं जो कि आपको ये हेल्प करेगी फाइंड आउट करने में कि बच्चों की मैचिंग की एबिलिटी कैसी है। ये पॉसिबल है कि बच्चे जो हैं इस एक्सरसाइज में आपको बच्चों के साथ वो कुछ एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए कहना चाहिए जिससे कि आप बच्चों की मैचिंग एबिलिटी को फाइंड आउट कर सकें। ये पॉसिबल है कि बच्चे जो हैं हो सकता है उन एक्टिविटीज़ को ना कर सकें जो आप उनसे करवा रहे हैं, क्योंकि वो उनके साथ बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं है और ना ही वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। इसीलिए इन एक्टिविटीज़ को करने से पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि बच्चों की क्या एबिलिटी है मैचिंग वाली एक्टिविटी करने के लिए। फिर आप बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं जो जिसके साथ कि वो थोड़े से फैमिलियर हों, जो कि वो करना भी चाहते हैं। जैसे अभी नीचे एक एग्जाम्पल दी गई है, अब ये नीचे जो एक्टिविटी की गई है, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी विद बोथ द चिल्ड्रन टू मेक देम फैमिलियर विद द टास्क। कहते कि टास्क के साथ दोनों बच्चों को फैमिलियर करने के लिए आप ये फॉलोइंग एक्टिविटी पहले कर सकते हैं। ये भी याद रखिए कि आपने आपकी ऑब्जर्वेशन का बेस जो है वो इस एक्टिविटी के बेसिस के ऊपर नहीं रखना। आपने एक सर्कल की शेप में पेपर को कट आउट किया, एक स्क्वायर की शेप में पेपर को कट आउट किया, 2 ट्राइंगल्स और एक सेमी सर्कल और एक रेक्टेंगल। ठीक है, एक सर्कल, एक स्क्वायर, 2 ट्राइंगल्स, एक सेमी सर्कल और एक रेक्टेंगल। फिर ये सबको आपने बच्चे के सामने रख दिया और उनको पूछा कि मुझे इसमें से 2 पीस दो जो कि बिल्कुल एक दूसरे की तरह सेम दिखती हैं। अगर बच्चा आपको सही पीसेस दे देता है
तो आप एक्टिविटी 1 और 2 को प्रोसीड कर सकते हैं जैसे कि नीचे दी गई है। इसके बेसिस के ऊपर आप ऑब्जर्वेशंस को भी बना सकते हो। अगर बच्चा आपको सही पीसीस को नहीं देता है, फिर आप उसको 2 सही पीसेस दिखाओ कि देखो ये सेम है और उसको एक्सप्लेन करो। जब आपको अगर फिर जब आप फील करें कि बच्चा अब समझ गया है, फिर आप बच्चे के साथ जो है एक्टिविटी 1 और 2 कर सकते हैं। आपको हर बच्चे के साथ सेपरेटली ये एक्टिविटीज़ करनी है। एक्टिविटी 1 क्या है कि आप 6 पत्तों की कलेक्शन लेके आइए, जिसमें से 2 सेम हो और बाकी जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, फिर आप बच्चों के सामने उनको रख दीजिए और उनको बोलिए कि इसमें से कोई 2 जो है सेम जो है उसको पिक करिए जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि बच्चा इस टास्क को करने के योग्य है या नहीं है। अब आपके यंगर चाइल्ड का जो रिस्पॉन्स है, आप जैसे 3 से 3.5 साल के बच्चे का जो रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके बाद जो 5 से 5.5 साल के बच्चे का रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए ये सबसे ईजी है, मुझे लग रहा है ना। अभी तक तो मुझे ये सबसे ईजी लगी क्योंकि आपको बता दिया गया है कि आपको क्या करना है। फिर दूसरी एक्टिविटी आपको बच्चों के साथ क्या करनी है, आपको स्मॉल कार्ड्स बनाने हैं जो कि साइज में 2x2 हो। फिर आप 2 कार्ड्स को रेड कलर कर सकते हैं और बाकी 4 को आप डिफरेंट कलर्स में रख दीजिए। फिर आप बच्चों को पूछिए कि मुझे आप कार्ड्स दो जो कि बिल्कुल सेम दिखते हैं एक दूसरे की तरह। फिर आप बच्चों का जो रिस्पॉन्स है वो आप नीचे नोट कर सकते हैं कि यंग बच्चे का क्या रिस्पॉन्स था, 3 से 3.5 साल उम्र के बच्चे का, और 5 से 5.5 साल की उम्र के बच्चे का क्या रिस्पॉन्स था, ये आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद है एनालिसिस। कहते जब आप एनालिसिस को लिख रहे हैं तब आपको 2 बच्चों के रिस्पॉन्स के ऊपर कमेंट करना है कि क्या दोनों बच्चों ने दोनों एक्टिविटीज़ करने के योग्य थे वो। अगर दोनों में से एक बच्चा या दोनों बच्चे ही पर्टिकुलर एक्टिविटी को नहीं करने के योग्य थे तो आपने क्या सोचा कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। क्या वो एक्टिविटी इतनी डिफ़िकल्ट थी या बच्चे उसको नहीं समझ पा रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए। इसके इन एक्टिविटीज़ के बेसिस के ऊपर आपको ये बताना है कि बच्चों की जो मैचिंग, प्री स्कूल बच्चों की जो मैचिंग की एबिलिटी थी उनकी उसमें कितनी की डेवलपमेंट हुई थी। यहाँ पर एनालिसिस में आपने ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। अब दूसरी एक्टिविटी, इसको ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है ना क्योंकि ये मैचिंग और कंजर्वेशन पे है। अब दूसरी एक्टिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर। अब एक्टिविटी 1, 2, 3, 4 से आप ये जान गए होंगे कि बच्चों में ये जानेंगे आप कि बच्चों में कंजर्व अमाउंट, कितनी अमाउंट करने की एबिलिटी है। आप 2 बच्चों के साथ एक्टिविटी को कैरी आउट कीजिए। फिर आपको याद रखना है कि हर बच्चे के साथ जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब एक्टिविटी 1 क्या है, कंजर्व करना मतलब सुरक्षित रखना है ना, प्रोटेक्ट करना। अब फर्स्ट एक्टिविटी हमारी है
हमें 2 ग्लासेस लेने हैं, यहाँ पर ड्रॉ भी किया गया है। हमें 2 ग्लासेस लेने हैं जो बिल्कुल सेम दिखते हैं। फिर हमें बच्चे के सामने दोनों ग्लासेस में सेम हाइट में पानी को डालना है, जैसे कि फिगर 1 में आपको दिखाया गया है। फिर बच्चों को पूछना है कि क्या दोनों ग्लासेस में पानी की अमाउंट सेम है या किसी एक ग्लास में पानी ज़्यादा है। ये पक्का करना है कि बच्चा क्वेश्चन समझ जाए, है ना। आप बच्चे से बार बार भी पूछ सकते हैं कि बच्चा जो है वो क्वेश्चन को समझ जाए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे ने आपका क्वेश्चन ही पूरी तरह से ग्रास्प नहीं किया है, तो आप क्वेश्चन को रिपीट करें, रिहर्स करें, रीफ्रेज करें और दोबारा से एक्सप्लेन करें। फिर बच्चे का रिस्पॉन्स जो है वो नोट करें। अब यहाँ पर आपको यंग बच्चा यानी कि 3 से 3.5 साल के बच्चे का रिस्पॉन्स नोट करना है और नीचे आपको 5 से 5.5 साल के बच्चे का रिस्पॉन्स जो है वो नोट करना है। जब बच्चे ने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया, फिर आप एक ग्लास में से पानी दूसरे ग्लास में पोर कर दीजिए, जो कि शेप में डिफरेंट है, जैसे कि फिगर 2 में दिखाया गया है। आपने अब पानी इस ग्लास में से निकाल के, एक ग्लास हमारे पास पहले वाला हो गया और दूसरा जो है वो ये वाला ग्लास हो गया, इसमें अब पानी डाल दिया। ठीक है। अब इसमें जो इसकी लेंथ है वो उतनी ही है, पर जो ब्रेड्थ है वो कम है। ठीक है। अब हम बच्चे से सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे हमने पहले पूछा था, और फिर दोनों बच्चों के हमने रिस्पांस जो है वो यहाँ पर हमें नोट करने हैं, यहाँ पर जो जगह आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है। फिर इसके बाद जो अब आपको रिस्पॉन्स कैसे इंडिकेट करने हैं, क्या एक या दोनों बच्चों जो हैं वो कंजर्व के इसको समझ पा रहे थे। फिर उनके रिस्पॉन्सेस क्या थे प्री स्कूल्स के एबिलिटी टू कंजर्व के बारे में, आप वो एनालिसिस में लिख सकते हैं। फिर दूसरी एक्टिविटी जो थी, हम बच्चे के साथ कौन सी एक्टिविटी कैरी आउट करेंगे जो कि अब कंजर्वेशन नहीं शो करती है। दूसरी एक्टिविटी है, उसके लिए हमें उसके लिए हम बच्चे से या बच्चों से वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि
कहते कि ये जो ग्लास 2 का पानी ग्लास 3 में डालने से पहले, ठीक है, आप पॉइंट आउट करिएगा अपनी प्रॉपर फिंगर से। आप ये एग्री करना कि जो पानी की अमाउंट थी वो दोनों है सेम ग्लासेस में। फिर बच्चों के रिस्पॉन्स की वेट करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू रहो कि क्या जो पानी की अमाउंट थी वो पोरिंग के बाद भी सेम रहेगी। फिर तीसरे ग्लास की तरफ आप पॉइंट आउट करो, ठीक है, क्या वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। बच्चों के आंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे क्या आंसर देते हैं। फिर हमें बच्चों के जो क्वेश्चन है उसको बच्चों ने कैसे रिस्पॉन्स किया वो हमें यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। अगर बच्चे दोबारा पूछें कि क्या पानी की अमाउंट इंक्रीज थी या कम थी ट्रांसफ़र करने के बाद, फिर आप एक्टिविटी 3 को कंडक्ट कर सकते हैं। बच्चों के सामने आप वापस 3rd ग्लास से 2nd ग्लास में पानी डाल दीजिए और उनसे पूछिए क्या पानी की अमाउंट अब दोनों क्लासेस में सेम है ग्लास 1 और 2 में। फिर बच्चों के रिस्पॉन्स को आप यहाँ पर नोट करिए। फिर आप पानी को वापस दूसरे ग्लास से तीसरे ग्लास में डालिए और सेम क्वेश्चन को रिपीट कीजिए और बच्चों का रिस्पॉन्स दोबारा से आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगर बच्चे फिर दोबारा से पूछें कि इनमें से एक गिलास में पानी ज़्यादा है, तो फिर आप 4th एक्टिविटी को कंडक्ट कर सकते हैं। फिर आप 3rd ग्लास से 2nd ग्लास में पानी दोबारा डाल दीजिए और 3rd ग्लास को आप पेपर के साथ कवर कर दीजिए या कपड़े के साथ, जो पानी जो है जब पानी उसमें पोर किया जाए तो बच्चे उसके लेवल को देख ना सकें कि पानी जो है वो बढ़ रहा है। अब आप वाटर जो है वो 2nd ग्लास से 3rd ग्लास में फिर डाल दीजिए। फिर क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। फिर बच्चों का जो रिस्पॉन्स है आप यहाँ पर नोट कीजिए। अगर बच्चा ये कहता है कि पानी की अमाउंट ट्रांसफ़र करने पर भी सेम रहती है, फिर हम कपड़े को रिमूव कर सकते हैं 3rd ग्लास से बच्चों के सामने ही और उनसे पूछिए कि क्या पानी की अमाउंट दोनों ग्लासेस में सेम है या एक में ज़्यादा है। फिर हम बच्चों का रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब हमें लिखना है एनालिसिस। बच्चों का रिस्पॉन्स का एनालिसिस और ये यहाँ पे लिखना कि कंजर्वेशन की कौन सी स्टेज थी जिस पे बच्चों ने कैसे रिस्पॉन्स दिया था, ठीक है। अब स्टेजेस कौन सी हैं कंजर्वेशन की वो आपको यूनिट 18 से पता चल जाएगा कि बच्चे जो हैं कंजर्वेशन की कौन सी स्टेज के ऊपर कब आंसर कर रहे थे, एक्टिविटी 1 में या 2 में या 3 में। फिर इस यूनिट में जो एक्टिविटी सिमिलर लाइंस के साथ ही डिस्क्राइब की गई है, आप उस एक्टिविटी को पढ़ सकते हैं पूरी। इससे आपको एनालिसिस लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इन बच्चों के साथ ये जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं इसके बेसिस के ऊपर आप ये स्टेट आउट कर सकते हैं कि बच्चों में प्री स्कूलर्स में कंजर्वेशन की एबिलिटी जो है वो डेवलप हुई थी या नहीं। ये थी हमारी सेक्शन बी की प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। उसके बाद हम जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन सी में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है 5, 8 एंड 9। अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 5, 8 एंड 9, 7 है हमारे पास, 8 एंड 9 हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, 5 की बात हम बाद में करेंगे। आई होप सो है ना, अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये है आपकी एक्सरसाइज 8। ये एक्सरसाइज जो आपकी है वो यूनिट 17, 21 एंड 33 से रिलेट करती है। ये एक्टिविटी
हमें 2 प्ले एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ प्लान करनी है और कैरी आउट करनी है। 6 to 8 ईयर्स की एज होगी प्री स्कूलर्स की, और हमें साथ साथ में उन एक्टिविटीज़ को इवेलुएट भी करना है। ये ग्रुप एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। उनमें से एक एक्टिविटी जो है वो ग्रोस मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती हो, और जो दूसरी है वो फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती हो। एक्टिविटीज़ जो आप प्लान कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं होनी चाहिए जो कि कोर्स मटेरियल में मेंशन की गई हो। उसमें मॉडिफिकेशंस होने चाहिए या बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट होनी चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कि हमें पहले प्ले एक्टिविटीज़ को प्लान करना है जो कि डेवलपमेंट के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करती हों और एक पर्टिकुलर एज के लिए अप्रोप्रिएट हो। आपको पहले ये रीड आउट करना है कि कैसे प्ले एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती हैं। इस एक्सरसाइज के थ्रू आप पहले एज अप्रोप्रिएट प्ले एक्टिविटीज़ को प्लान करेंगे जो कि मोटर स्किल्स को एनहांस करती हो, सिर्फ उसी पर ही फोकस करती हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि प्री स्कूलर्स के साथ इंटरेक्ट करना और उनके साथ ही एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना। अब एक्सरसाइज से पहले आपको क्या क्या करना है? आपको प्री स्कूलर्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके साथ आपको एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना होगा, और सबसे पहले आपको उनके साथ एक रेपुटेशन अपनी बनानी है। ये बेटर होगा अगर आप उन बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे जिनको आप पहले से ही जानते हैं, जिनके साथ आप पहले से ही फैमिलियर हैं। इससे क्या है, आपका टाइम बच जाएगा बच्चों के साथ रेपुटेशन को बिल्डअप करने में, और आपको काफ़ी इजी भी हो जाएगा ताकि आप ग्रुप एक्टिविटी को ईजिली जो है वो कैरी कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या करना है, हमें यूनिट 17, 21 और 23 को पहले एक बार देख लेना है अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए कि प्री स्कूलर्स में कौन कौन सी मोटर एबिलिटीज़ हैं और किस तरह की प्ले एक्टिविटीज़ हम प्लान कर सकते हैं, और कौन सा क्राइटेरिया जो है वो हम एक्टिविटीज़ को इवेल्युएट करने के लिए कर सकते हैं। टिप्स दैट विल हेल्प यू टू डू द एक्सरसाइज। कौन से टिप्स हैं? जब भी आप एक्टिविटीज़ को प्लान कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में पहले तो प्री स्कूलर्स की एज को रखिए जिनके साथ आपने एक्टिविटी कंडक्ट करनी है। फिर आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सेकंड क्या है टिप, कि एक्टिविटी जो आप प्लान करना चाहते हैं वो फ़न होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इस एस्पेक्ट को अपने दिमाग में रखना है जब आप एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। ये भी याद रखिए कि कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आपको एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना है, और वो बच्चे की एक्सटेंट को इन्फ्लुएंस करते हों कि बच्चे उसको एंजॉय कर सकें। अब टाइम कितना चाहिए होगा इस एक्सरसाइज के लिए? एक्सरसाइज को रीड आउट करने के लिए आपको 20 मिनट्स चाहिए, और 17, 21 और 33 को रेफ़र करने के लिए भी 20 मिनट्स चाहिए हैं। दोनों एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए भी 15 मिनट्स चाहिए,
और एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए 25 मिनट्स हर एक्टिविटी के लिए। ऊपर 15 मिनट्स यानी कि 30 मिनट्स ऊपर हो गए, यहाँ पे 25 + 25 50 मिनट्स। अब एक्टिविटीज़ को एनालाइज और इवेल्युएट करने के लिए 20 + 20 40 मिनट्स। टोटल हमारे हो गए हैं 160 मिनट्स यानी कि 2 घंटे 40 मिनट। प्लानिंग द एक्टिविटीज़। अब आप टेक्स्ट के रेलिवेंट पोर्शन को रिवाइज कीजिए, क्रिएटिविटी का एक चांस दीजिए और सूटेबल एक्टिविटीज़ के बारे में सोचिए। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कैसे मटेरियल को यूटिलाइज कर सकते हैं जो कि आपके आसपास एक्टिविटीज़ के लिए इजीली अवेलेबल हो। ये जो नीचे स्पेस प्रोवाइड की गई है उसमें आप गोल लिख सकते हैं, कंटेंट और मटेरियल रिक्वायर्ड हर एक्टिविटी के लिए, और साथ में आप हर एक्टिविटी के लिए कौन सी एज अप्रोप्रिएट है वो आपको ज़रूर लिखना है। एक्टिविटी फॉर ग्रोस मोटर स्किल्स और एक्टिविटी फॉर फाइन मोटर स्किल्स, दोनों के लिए एक्टिविटी आपको कंडक्ट करनी है। फिर उसके बाद आता है कैरी आउट द एक्टिविटीज़। जब आपने एक बार प्लान कर ली, मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर लिया, बच्चों के साथ रेपुटेशन बना ली, फिर आप उनके साथ एक्टिविटी को कैरी कर सकते हैं। ये याद रखिए कि आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है बच्चों के साथ एक्टिविटी करने से पहले, और उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है ताकि बच्चे ये समझ सकें कि आप उनके साथ क्या करना चाहते हैं। आप दोनों एक्टिविटीज़ को एक के बाद दूसरी कर सकते हैं या फिर आप डिफरेंट डेज़ के ऊपर भी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है और क्या इंटरेस्ट है। इसके बाद है एनालिसिस। ये जो नीचे स्पेस प्रोवाइड की गई है उसमें आप इम्प्रेशंस लिखिएगा हर एक्टिविटी के। आपको एक्टिविटी को किन टर्म्स में एनालाइज करना है। सबसे पहले वेदर द चिल्ड्रन इंजॉयड इट, क्या बच्चों ने इसको इंजॉय किया या नहीं, क्या ये एक्टिविटी एज अप्रोप्रिएट थी या नहीं, क्या एक्टिविटी जो थी वो अप्रोप्रिएटली कैरी हुई या नहीं। इसके लिए आप 33 यूनिट को एक बार देख लीजिएगा। आपका जो एनालिसिस है वो ये बताएगा कि कौन सी मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं अगर हमें दोबारा बच्चों के साथ एक्टिविटी को करना है। ग्रोस मोटर स्किल के लिए अलग लिखेंगे और फाइन मोटर स्किल के लिए हम अलग लिखेंगे। ये थी आपकी एक्सरसाइज 8। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 9। ये फीडबैक है जो आपको फिल करना है, पर ये आपकी असाइनमेंट में नहीं लगेगी। ये फिल करके जैसे अगर आप इग्नू में भेजना चाहे तो आप भेज सकते हैं, ताकि जो आपके इग्नू एक्सपर्ट्स हैं उनको ये पता चल सके कि ये एक्टिविटी वाकई में अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 9। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी कल की क्लास है, हम उसमें करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 9 और 5 हम उसमें कर लेंगे, और इसके बाद जो आपकी DECE 1 के आंसर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर होंगे वो मैं आपको बता दूँगी। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।